माय नेम इज री एपिसोड नंबर 16। तो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली मिंगमिंग महाराज को एक स्कर्ट का डिज़ाइन दिखाते हुए कहती है कि ये स्कर्ट इतना ही छोटा होता है। महाराज कहते हैं क्या ये बहुत छोटा नहीं है। ली मिंगमिंग कहती है क्या बात करें, हमारे समय में ना सारी छात्राएं जो होती हैं ऐसे छोटे छोटे स्कर्ट पहन के घूमती है। महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है मैं डिज़ाइन करवा दूंगा, एक काम करना आप पहन लेना, लेकिन बदले में मैं सारे पुरुषों की आंखें बंद करवा दूंगा। वो ली मिंगमिंग कहती है कि अब तो पुराने ज़माने गया ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो महाराज कहते हैं क्या हुआ। हम देखते हैं कि बाहर में ये सारी बातें दूसरे राजकुमार मतलब हाँ मैजिशियन ही बोलेंगे, मैजिशियन जो होता है बाहर सब कुछ सुन रहा होता है और वो ली मिंगमिंग का बैग लेकर आया होता है अपने साथ। ली मिंगमिंग महाराज से पूछती है कि आपको क्या लगता है कि जो साई है वो आपके साथ व्यापार करने के लिए तैयार होंगे। तो वो कहते हैं कि जो अफवाह हम लोगों ने फैलाई है वो चारों तरफ फैल गया। माना कि बहुत लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन साई को मेरे साथ व्यापार करने के लिए मैंने मजबूर कर दिया, उन्हें लालच दिया अच्छा खासा। ली मिंगमिंग कहती है ठीक है इससे तो अच्छा खासा पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ सारी सच्चाई जल्दी बाहर आ जाएगी। उसके बाद से महाराज ली मिंगमिंग को अपने साथ में बेड पे ले जाते हैं, वहाँ बैठाते हैं। कहते हैं कि ली मिंगमिंग एक बात बताऊं, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तुम जैसा कहोगी ना मैं वैसा तुम्हारे लिए यहाँ पे गृहनगर बना दूंगा। यहाँ पे ली मिंगमिंग ने ये कहा होता है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मूवी देखने चले, वहाँ पे पॉपकॉर्न खाए वगैरह वगैरह, बहुत सारा डिमांड की होती है। महाराज कहते तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं यहीं पे तुम्हारे लिए तुम्हारा एक प्यारा सा गृहनगर बनाऊंगा जो हमारा होगा। और फिर इतना कहे कि ली मिंगमिंग को किस करते हैं। बाहर मैजिशियन सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे बैग वैग रख के चला जाता है। दूसरे राजकुमार यानी मैजिशियन बॉय को देखते हैं जो कि अपने लोगों से मिलता है, जहाँ उनके लोगों से कहता है कि आप लोग तैयार है। तो सारे लोग कहते हैं कि योजना के उसी हिसाब से हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही वो लोग अनाज लेकर बाहर आएंगे हम लोग उनके ऊपर हमला करेंगे और उस अनाज को हथिया लेंगे। तो यहाँ पे जो मैजिशियन बॉय होता है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब योजना बदल दी गई है, मतलब अब आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, मतलब अब हम डायरेक्ट जाके साईं परिवार से वो अनाज खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि लेकिन महाराज कैसे, पहले तो हमने खरीदने की कोशिश की थी और उन लोगों ने दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, तो आपने कहा था कि आप उनसे सहन नहीं कर सकता और आप उनसे लड़ेंगे। तो यहाँ पे जिम्मीचू के जो राजकुमार होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है मिस्टर यान कौन है। तो वो कहते हैं कि भले ही वो बड़े व्यापारी क्यों ना हो, लेकिन हम लोग मिलकर उनका सामना करेंगे। यहाँ पे दूसरे राजकुमार मैजिशियन बॉय कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है वो क्यूई के सम्राट है और हम सम्राट से सामना नहीं करते। हालांकि हमारे सिटी के लोगों को उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे राज्य का शासन अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उनसे सामना नहीं कर सकते, मतलब हम उनसे लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि हम सामने से जाके खरीदारी करेंगे। हम देखते हैं कि ली मिंगमिंग जैसे सोकर उठती है वो अजीब तरीके से उबासी लेते हुए कमरे से बाहर निकलती है, अपना बैग पाके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हंस रही होती है। यहाँ पे लोग आते हैं कहते हैं कि अब थोड़ा सा व्यवहार करना अच्छे से सीखो। तो वो कहती है क्या हुआ, ये महल तो नहीं है ना, तो मुझे इतना रुक क्यों लगा रहे हो। यहाँ पे लोग कहते हैं देखो अब तुम महाराज के साथ हो तो थोड़ा अभद्र तरीके से मत रहो ना, थोड़ा सही से व्यवहार करो। तो ली मिंगमिंग कहती है कि जब महाराज कुछ नहीं कहते तो तुम कौन होते हो कहने वाले। यहाँ पे महाराज भी पीछे से आ जाते हैं और ली मिंगमिंग के पास जाते हैं। तो ली मिंगमिंग कहती है देखो ये मुझे रोक रहा है, क्या मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसा चाहो वैसे रहो, मुझे तुम हर तरीके से पसंद। यहाँ पे लोग बात कर रहे होते तभी वो ओल्ड मैन आते हैं और बताते हैं कि मिस्टर यान आपको मिस्टर शाही ने बुलाया है और बुलावा भेजा है, आपसे मिलना चाहते हैं, आप चलिए हमारे साथ। और उसके बाद से महाराज ली मिंगमिंग के साथ चले जाते हैं, गाड़ी पे एक जगह जाते हैं। ली मिंगमिंग कहती है कौन सी जगह है। महाराज कहते हैं चलो देखते हैं कि ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। उसके बाद से मिस्टर शाही उन्हें ले जाते हैं अंदर वाले एक कमरे में और वहाँ पे ढेर सारा आलू दिखाते हैं। कहते हैं हमारे पास ये अनाज है जिसका आप हमारे साथ मिलकर अगर चाहें तो आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी व्यापार कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि आपके पास सिर्फ आलू है। मिस्टर कॉन्ग चार्ज करते बताते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आलू भरा हुआ है। तो यहाँ पे मिस्टर शाही कहते हैं कि हालांकि आपदा बहुत भारी है, इसीलिए हमने प्रचुर मात्रा में जो अनाज वनाज थे वो सारे चीज़ों को आपदा वाले जगहों पे भिजवा दिया था और हम ये आलू जो है वो मैंने बहुत मेहनत से बचाए हैं, अगर आप चाहें तो इसका व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद से महाराज बोल पड़ते हैं कि देखो तुम व्यापारी तो अच्छे लगते, मतलब ऐसा लगता था कि तुम अच्छे से काम करते हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से जांच लिया गया है और तुम शायद प्रतिष्ठित व्यापारी नहीं हो। इतने पर इशारा करते हैं, लू हुआन उन्हें बिल्ला दिखाते हैं महाराज का, जिसके बाद से मिस्टर शाही में अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहते हैं माफ कीजिएगा महाराज, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे महाराज पोल खोल के रख देते हैं कि आपके आंगन में जो बड़ा सा गड्ढा है, सूखा गड्ढा, उसके नीचे बहुत मात्रा में अनाज भरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज आपको गलतफहमी है, उसके अंदर तो बहुत सारी आपदाओं से बचने के लिए चीजें भरी हुई हैं और उसमें कोई अनाज नहीं है। तो महाराज कहते हैं अच्छा ऐसा क्या। तो मिस्टर शाही कहते हैं अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप चलिए वहाँ पे चल के हमारे साथ जांच कर सकते हैं। यहाँ पे वो लोग मिलकर गड्ढे में जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे सच में कुछ आपूर्ति के समय में काम आने वाली सामान थी, जिसके बाद से वहाँ पे मिस्टर शाही कहते हैं कि महाराज आपको साथ कोई गलतफहमी हुई है। उसके बाद से वो याद करते हैं कि दूसरे राजकुमार ने उनका किडनैप करा था, जहाँ उन्होंने बता दिया था कि मुझे आपसे वो अनाज चाहिए कम कीमत पर। तो मिस्टर शाही तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने कहा था मैं उस अनाज का किसी और के साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तो दूसरे राजकुमार ने बताया था कि अच्छा शायद आप मिस्टर यान के साथ वो व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं मिस्टर यान कौन है। दरअसल मिस्टर यान तो महाराज है और वो आपका पोल पट्टी खोल देंगे, उसके बाद से आप
आपके पेटी का और आपके परिवार का क्या होगा? सभी लोग जान से मारे जाएंगे। ऐसा लगता है कि इसके बाद ही इन्होंने सारी बातें समझकर उस अनाज का जो व्यापार है वो दूसरे राजकुमार के साथ कर दिया था। दूसरे सीन में हम महाराज को देखते हैं जो ली मिंगमिंग, लू हुआन और कॉन्ग के साथ कमरे में आते हैं, जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे सिर्फ आपूर्ति से बचने वाले सामान था, मतलब वो अनाज वनाज कहाँ गया? महाराज कहते हैं पहले ही किसी ने शायद उसे मेरे बारे में बता दिया होगा। ली मिंगमिंग कहती है भले ही आप एक सम्राट है लेकिन अब आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ पे मिस्टर लू हुआन कहते हैं कि महाराज अगर ऐसा होता तो मैं और मिस्टर कॉन्ग वहाँ पे चले जाते देख रेख करने के लिए। हम लोगों को वो लोग यहाँ से बाहर ले गए और समय का फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से वो सारे सामान को मतलब अनाज को निकाल ले गए। उसके बाद से महाराज कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हैं। कॉन्ग को देखकर कहते हैं कॉन्ग क्या तुमने हमारा काम किया? तो कॉन्ग कहता है जी महाराज निश्चित रूप से मैंने आपका कार्य कर दिया है। ली मिंगमिंग कहती है आपने क्या किया? तो महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, अंधेरा होने पर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है। देखते हैं कि मैजिशियन बॉय यानी सेकंड राजकुमार सारा आपदा का सामान जो भी होता है वो खरीद के लेके जा रहे होते हैं। इनके लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि हमने इतने सारे सामान मतलब इतना सारा अनाज जो है आधे दाम में खरीद लिया, आधे पैसे भी बच गए। यहीं पे एक आदमी होता है कहता है महाराज पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अभी आता हूँ सुसु करके। तो यहाँ पे मैजिशियन वह कहता है ठीक है आप सभी लोग यहाँ पे आराम करेंगे, तुम जाओ अपना निपटारा करके। अब वो जैसे जाता है वहाँ निपटारा करने के लिए आग बुझाता है तो आग से वो देखता है कि उसके शरीर पे कुछ चमकीली चीज़ें मतलब कुछ चमकीला पदार्थ चमक रहा है, जिसके बाद से वापस आता है कहता है कि सभी लोग अपने अपने आग बुझा दो। उसके बाद से वो सबको बताता है कि शायद इस अनाज में कुछ ऐसा रसायन मिला हुआ है जिससे उठाने वाले के और अनाज के ऊपर कुछ चमकीली वस्तुएं हो गई हैं। उसके बाद से जो सेकंड राजकुमार होते हैं वो घूम घूम के सारा अनाज देखते हैं, कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया। तभी हम देखते हैं कि अभी ये लोग ये चमकीला पदार्थ देख ही रहे होते हैं, तभी कुछ सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं, इन लोगों को ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पे दूसरे राजकुमार और उन लोगों के बीच में लड़ाई होती है। ये लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉन्ग एंड महाराज ली मिंगमिंग ये लोग सभी लोग साथ में आ रहे होते हैं। जहाँ पे महाराज वहाँ पहुँच के सामान देखते हैं कि वहाँ पे चमकीला चमकीला वस्तु पड़ा हुआ है और हम वो याद करते हैं कि मिस्टर कॉन्ग ने उन सारे चावलों के बोरे पे वो चमकीला पदार्थ छिड़क दिया था, जिसके वजह से अंधेरे में जब भी रोशनी होगी तो वो बहुत देर से उजाला होगा, मतलब चमक होगी। उसके बाद से ये लोग पास आते हैं और कहते हैं कि ये तो सैनिक कौन सा है जो कि मतलब सेकंड राजकुमार से सभी सैनिक लड़ रहे हैं। तो महाराज जाके अपना बल्ला दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं क्यूई का सम्राट हूँ और सब लोग रुक जाओ। उसके बाद से सभी लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उसके बाद से छानबीन होती है जहाँ पे पता चलता है कि ये लोग मिस्टर तियान मतलब मंत्री तियान के लोग। वो आदमी घुटनों के बल बैठ के बताता है कि महाराज मैं मंत्री कियांग का आदमी हूँ और उन्हें ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग आपदा का सामान लेकर मतलब चोरी करके भाग रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। महाराज कहते हैं ठीक है इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा राजकुमार जो होता है वहाँ पे कुछ बम जैसा मतलब बम फोड़ देता है जिससे बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। उस धुएं का फायदा उठाकर दूसरा राजकुमार वहाँ से सामान लेके भाग जाता है। मिस्टर कॉन्ग बताते हैं कि महाराज वो आपदा का ही सामान था। तो और फिर यहाँ पे लू हुआन कहता है कि महाराज चूंकि वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं, सही परिवार का कोई भी तैयार नहीं होगा कि उनका किया धरा है। तो महाराज कहता है क्योंकि मंत्री तियांग को पहले ही सब कुछ पता है तो हमें जाके उससे जुड़ना चाहिए और उससे जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ खबर होगी। हम लोग देखते हैं कि ये लोग मंत्री कियांग से मिलते हैं अदालत में, जहाँ पे मंत्री कियांग महाराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप यांग सिटी में हैं। महाराज कहते हैं अब इस मामले को आप कैसे सुलझाएंगे? तो यहाँ पे मिस्टर शाही को बुलाया जाता है। मिस्टर शाही साफ मानने से इनकार कर देते हैं कि मेरी कोई भी गलती है। यहाँ पे बताया जाता है कि आपके घर से लेकर जहाँ पे सामान पाया गया है उस जगह तक उस पाउडर का छिड़काव मतलब चमकीला पाउडर, तो आप इसके बारे में क्यों नहीं मान लेते? तभी वहाँ पे लाल परी आती है, कहती कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे पिता की कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे मंत्री कियांग के द्वारा उसे भगा दिया जाता है। तो महाराज के इशारा करने पर ली मिंगमिंग जाके उन्हें समझाती है कि आप चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ली मिंगमिंग का बात सुनकर लाल परी कहती है कि तुम कुछ करो मिंगमिंग, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर दो, मैं महाराज से मिलकर उनसे माफी मांगूंगी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पिता ऐसा नहीं है। ली मिंगमिंग कहती है ठीक है मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूँ। आगे हमें अदालत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महाराज कड़ी आवाज में बोलते हैं कि तुम सच बताओ साइजू, तुम क्या छिपा रहे हो? साइजू सारी सच्चाई बताता है कि महाराज मैंने वो अनाज छिपाया था और मैं वो अनाज जो है वो उनसे बेचना चाहता था मिस्टर जिमी चू से, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप 30 गुना दाम में मुझसे खरीदने वाले हैं तो मैं आपको बेचने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उन्होंने जिमी चू ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी और उन्होंने बताया कि आप क्यूई के सम्राट है, तो मैंने उन्हें वो सारा अनाज बेच दिया आधे दामों में। और ये सब मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरे ऊपर कोई और है जिसको कियान पायो के नाम से जाना जाता है। महाराज कहते हैं तुम ऐसा कैसे कहते हो? तो वो कहता है कि मेरे पास उसकी पहचान तो नहीं है, मैं नहीं जानता वो कैसा दिखता है, लेकिन सब उसे जिमी कियान पायो के नाम से ही जानते हैं। अगर आप चाहें तो कल मैं उनसे मिलने जाने वाला हूँ पैसों की लेन देन के बारे में। तो महाराज कहते हैं ठीक है। तो जैसे
जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। आगे हम देखते हैं कि ली मिमिंग टेंशन में बैठी होती तो महाराज उससे टेंशन का कारण पूछते हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। वैसे महाराज मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, लाल परी जो है ना वो आपसे कल मिलना चाहती है, तो क्या मैं उसे बोल दूं? तो महाराज कहते हैं हाँ ठीक है उसे बोल दो। वैसे भी उसे इन सब के बारे में पता नहीं था, अगर उसे पता होता तो वो जिम्मी चू के राजकुमार को अपने महल में नहीं आने देती, तो उसे बोल देना। वैसे भी जब वो हमारे साथ रहेगी तो साई जो है वो सच ही बोलेंगे, मतलब मिस्टर साई जो है वो सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोल पाएंगे अपनी बेटी को देखकर। उसके बाद ये लोग बातें करते हैं जहाँ पे ली मिमिंग कहती है कि मुझे उसके लिए मतलब लाल परी के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी है। मुझे ऐसा लगता था कि वो अमीर महिला है और उसके पास सब कुछ है एक तरीके से। तो महाराज कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसीलिए तो वो मुझे प्रपोज करती है। तो वहाँ पे ली मिमिंग कहती है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो आपको प्रपोज करने के लिए आ रही है? तो महाराज कहते हैं हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। मिमिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं, आप इतने भी ज़्यादा हैंडसम नहीं हो कि आपको हर कोई अप्रोच करते फिरेगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, जाके खिड़की बंद करते हैं। जिसके बाद से मिमिंग कहती है कि यहाँ की खिड़की कितनी अच्छी है ना, मतलब बंद करने के बाद देखो पहले हवा आ रही थी, लेकिन बंद करने के बाद बिल्कुल भी हवा नहीं आती है, मतलब यहाँ अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाती है। तो महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो, जब मैं घर वापस चलूंगा अपने महल में तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग से खिड़की लगवाऊंगा हमारे कमरे में। तो ली मिमिंग कहती है क्या हमारा कमरा? तो महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल, चलो अब मुझे सोने दो। और उसके बाद से सोने के लिए जाने लगते हैं ली मिमिंग को साथ लेकर। ली मिमिंग कहती है मैं थकी नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है तो फिर बाहर जाओ, दौड़ के आओ, मैं सोने जा रहा हूँ। और महाराज वहाँ पे सोने चले जाते हैं। ली मिमिंग कहती है आप पागल हो क्या, अभी तो हमारा रिश्ता शुरू हुआ है और आप ऐसे बातें कर रहे हैं मुझसे? तो महाराज कहते हैं ठीक है फिर, और उसे गोद में उठा लेते हैं और बेड पे ले जाकर लिटा देते हैं। कहते हैं अब आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो आके एक नोटिस बोर्ड पर कुछ नोटिस लगाते हैं और कहते हैं कि इस आदमी को खोजने पर बड़ा अच्छा इनाम दिया जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये साई, मिस्टर साई का पोस्टर होता है। सब लोग देख के पहचान जाते हैं कि मिस्टर साई की पोस्टर है। हम देखते हैं कि मिस्टर साई भी भेस बदल के यहाँ पे मतलब गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक तरफ हमें दिखाया जाता है कि महाराज ने मिस्टर साई से कहा था कि आप यहाँ से निकलो, हम जाके उपवन में आपका वेट करेंगे, आप जाके कियांग ताओ को लेकर आएंगे। तो मिस्टर साई ने हामी भर दी थी। यहाँ पे मिस्टर साई अपना भेस बदलकर बाहर निकल जाते हैं। आगे हम प्रिंस हैंगिंग को देखते हैं जो कि बाहर आते हैं, अपने सैनिकों से मिलते हैं। जुइन जुफेंग से कहते हैं जुइन जुफेंग मैं ये सारा कार्य तुम लोगों पे सौंपता हूँ, और अपने घोड़े पे सवार होकर कहते हैं कि वान मैं तुमसे अभी मिलने आ रहा हूँ, अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम वान को देखते हैं जो कि बड़े ही शिद्दत से इंतजार कर रही होती है प्रिंस हैंगिंग का। और यहाँ पर उनकी नौकरानी बताती है कि प्रिंस हैंगिंग आज रात को नहीं आएंगे तो आप इंतजार मत कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वो जाकर नौकरानी देखती है तो नौकरानी के पेट में वो चाकू मतलब तलवार घोंप देता है और नौकरानी की मृत्यु हो जाती है। और एक दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति अंदर आता है। मिस वान पूछती है कि आप कौन हो? तो वो बोलता है कि इसे पकड़ लो, और वो बताता है कि मैं माकुन हूँ। हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद यहाँ प्रिंस हैंगिंग भी पहुंच जाते हैं और चारों तरफ वान को ढूंढ रहे होते हैं। वान तुम कहाँ हो, वान तुम कहाँ हो? उसकी नौकरानी को मरा हुआ देखते हैं। सभी लोग मरे हुए पड़े होते हैं। यहाँ पे एक सैनिक होता है जो उन्हें बताता है कि समुद्री डाकू माकुंग आया था जिन्होंने मिस वान का किडनैप कर लिया है। यहाँ पे प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जंगल में मिस्टर कॉन्ग और मिस लाल परी ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं सैनिकों के साथ कि मिस्टर साई से जो व्यक्ति मिलने आएगा उसे पकड़ लिया जाएगा। मिस्टर साई से एक व्यक्ति मिलने आता है जो कि ब्लैक कलर का कपड़ा पहना होता है अजीब सा, जिसमें उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। और जब ये लोग दौड़ते हैं उसे पकड़ने के लिए तो वो आदमी भागने लगता है, लेकिन मिस्टर कॉन्ग आगे सामने आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कुछ तो गलत है। हम देखते हैं कि मिस्टर साई यहाँ से भागने लगते हैं तो मिस्टर कॉन्ग मिस्टर साई का पीछा करने के लिए कहते हैं। सभी लोग मिस्टर साई को दौड़ाते हुए जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर साई जो है वो पहाड़ के किनारे पे पहुंच जाते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पिताजी कृपया मेरे साथ चलो, आप मरने का प्रयास मत करो। उसके पिता जैसे ही आगे बढ़ते हैं मतलब बचने के लिए आगे आ रहे होते हैं मिस साई के तरफ, तभी एक सैनिक जो होता है वो तीर मार देता है जिससे मिस्टर साई वहीं पे गिर जाते हैं, मतलब पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। और मिस साई बहुत ही ज़्यादा, लाल परी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मिस्टर कॉन्ग कहते हैं कि नीचे जाओ और इनके शव का पता लगाओ, मतलब इन्हें ढूंढ कर लाना जिंदा या मुर्दा। हम देखते हैं कि 2 लोग गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आकर रोकता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बाहर वाला व्यक्ति बताता है कि ये मेरे मालिक और उनकी पत्नी है, वो लोग अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं। वहाँ पे वो आदमी पर्दा हटा के बताता है कि मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार है, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी घायल होता है और साथ में मिस यांग होती है और मिस यांग के ऊपर चाकू लगाया होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आदमी जब अंदर आया था तो घायल हो गया था किसी सैनिक के तीर की वजह से। यहाँ पे मिस यांग ने उन्हें बताया था कि आपको शाही परिवार का तीर लगा है जिसमें जहर भरा हुआ है, आप चाहें तो मैं आपको बचा सकती हूँ। यांग सिटी का कोई भी डॉक्टर नहीं है जो कि आपको बचा लेगा, क्योंकि इस तीर में एक अलग प्रकार का जहर है। जिसको सुनकर वो आदमी मिस यांग का गला दबा देता है, कहता है मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे भरमाओ मत। और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से गाड़ी जैसे निकलती है प्रिंस हैंगिंग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पूछते हैं क्या यहाँ से कोई महिला गुजरी है? तो वो लोग बताते हैं कि हाँ एक गाड़ी में महिला तो थी लेकिन हमें पता नहीं है
हैं क्योंकि वो गाड़ी के अंदर थी और उनके पति ने उन्हें देखने से मना किया था, मतलब हम लोग उन्हें देख नहीं सके। तो प्रिंस पूछते हैं कि बताओ वो लोग किधर गए, तो वो लोग बताते हैं दक्षिण पूर्व की ओर गए हैं और प्रिंस हैगिंग उधर ही चले जाते हैं। आगे हम चांसलर कुई को देखते हैं जिनके पास एक लेटर आता है जिसके बाद से वो समझ जाते हैं कि कुईमान यानी जो समुद्री डाकू उन्होंने उनकी बेटी का किडनैप कर लिया और वो सोचते हैं कि समुद्री डाकू को इतने सालों से मैं बचाता आ रहा हूँ और आज वो मेरी बेटी का अपहरण कर चुका है और मुझे ब्लैकमेल करने के खातिर। यहाँ पे वो जो आदमी होता है वो बताता है कि आपको पता है प्रिंस हैगिंग को राजकुमारी यानी वान के महल के आसपास देखा गया है। तो वो कहते हैं कि अच्छा अब मैं सारा मामला समझ चुका हूँ, राजकुमारी वान जो है वो प्रिंस हैगिंग के साथ भागने वाली है, तो ठीक है हम भी नहीं रोकेंगे, उसे भागने दो। वैसे भी वो मेरे मान प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से बर्बाद कर ही चुकी है। पहले तो हमें इस इंसान को मतलब इस समुद्री डाकू को संभालना होगा और कहते हैं कि अपने कुछ लोगों को भेजो और समुद्री डाकू का नामो निशान मिटा दो, उसको पूरी तरीके से खात्मा कर दो। आगे हम समुद्री डाकू को देखते हैं जो कि बुरी तरीके से घायल होता है। उसका आदमी आता है तो वो उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, चांसलर कुई की बेटी वान हमारे कब्जे में है, तो चांसलर कुई वही करेगा जो हम चाहेंगे। फिलहाल तुम एक काम करो, तुम जाकर वान ने जो दवाई मंगाई है उस दवाई को फार्मेसी से लेकर आओ और किसी भी तरीके से पता लगा के आओ उस दवाई के बारे में, क्योंकि मुझे जल्दी से ठीक होना है और यहाँ से बाहर निकलना है। वैसे भी इन सब में हमारे बहुत सारे भाई हैं जो मारे गए हैं। चांसलर कोई अगर अच्छी तरीके से हमारा साथ देता और सही समय पे सारी बातें बता देता तो ऐसा ना होता। मतलब चांसलर कोई से ये गुस्सा होते हैं। आगे हम प्रिंस हैगिंग को देखते हैं जो कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर से आने के बाद एक छोटे से मेडिकल स्टोर पे होते हैं। बुढ़ऊ से कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा आया था जिसको तीर लगा था, तो वो आदमी कहता है नहीं हम लोग इनलीगल काम नहीं करते। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिंस हैगिंग कहते हैं कि आप जाओ पता करो वो कौन है और हाँ आप चिंता मत करो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये आदमी अंदर जाता है तो आदमी बताता है कि आपके पास घास का पूछ है, मतलब ये सारी दवाइयाँ या मांगता है। उसके बाद से प्रिंस हैगिंग को अपने बचपन की याद आती है कि बचपन में राजकुमारी वान ने ये सारी चीज़ें मतलब दवाइयाँ बनाने का विधि बताया करती थी और उसका अजीब तरीके से नाम बताया करती थी, जिसके बाद प्रिंस हैगिंग को पता चल जाता है कि राजकुमारी वान का क्या कराया। तो वो दरवाजे पर दस्तक देता है। ब्रो कहते हैं कि बस 2 मिनट रुकिए, शायद बिल्ली ने सारा दवाई गिरा दिया है, और वो बाहर आते हैं। प्रिंस हैगिंग उनसे कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम उन्हें जाकर कह दो कि वो बांस की घास जो है वो हमारे पास है, वो लेकिन उसका पैसा बहुत ही ज़्यादा लगेगा, तो मैं उसके लिए आपके साथ कुछ आदमी भेज रहा हूँ। वो कहते हैं लेकिन ये बांस की घास है क्या? तो वो जाकर एक घास तोड़ता है, कहते हैं कि यही है। तो वो कहते हैं लेकिन ये तो कुत्ते की पूंछ वाला है ना? तो वो कहते हैं कि हाँ लेकिन मेरी माँ इसी नाम से पुकारा करती थी। उसके बाद से वो बुढ़ऊ जाके दवाई वही पैक करते हैं और इधर हम देखते हैं कि मिस्टर प्रिंस जो होते हैं ना वो अपना रूप वो बदल लेते हैं, मतलब थोड़ी सी मूंछ छूछ लगा के तैयार हो जाते हैं। तो उनका सैनिक बताता है कि महाराज आपको स्वयं वहाँ पे जाने की क्या आवश्यकता है? तो वो कहते हैं कि मैं वान के लिए अपनी जान को गिरवी रख सकता हूँ, मुझे इसमें कोई भी डर नहीं है, लेकिन हाँ देखो अगर 1 घंटे में वहाँ से वापस नहीं गया तो एक काम करना, अपने सैनिकों के साथ वहाँ पे हमला बोल देना। तो वो आदमी कहता है ठीक है और उन्हें वो दवाई वगैरह कुछ दे देता है, कहता है कि लीजिए और अपना ध्यान रखिएगा। उसके बाद से प्रिंस हैगिंग उस आदमी के साथ चले जाते हैं। जहाँ पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि मिस वान जो होती है वो दवाई वही पीस कर उस आदमी के घाव पे लगा रही होती है। यहाँ पे मतलब जो समुद्री डाकू होता है, समुद्री डाकू के पास वो आदमी जाने के बाद मुस्कुराता है। मिस वान जैसे ही प्रिंस हैगिंग को देखती है वो चौंक कर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद समुद्री डाकू को थोड़ा सा संदेह हो जाता है। वो दवाई मांग कर कहता है कि मिस वान बताओ वो दवाई कैसा दिखता है, मतलब जड़ी बूटी कैसी दिखती है? तो वो बताती है नुकीले पत्ते हैं, उसकी टहनी पूरी सीधी है, वगैरह वगैरह, चमकीले हैं ये वो। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है लो अब इसे क्या करना होगा? तो वो कहते हैं इसे पीस कर चूड़ा बनाना होगा, उसके बाद से घाव पे लगाना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है लो बनाओ। उसके बाद से मतलब मिस्टर प्रिंस जो होते हैं वो कहता है कि ठीक है अगर आपको पूरी तरीके से संतुष्टि होगी तो क्या आप मेरे बाकी के पैसे दे देंगे? जैसे ही वो पूछे कि पैसे की बात करता है, यहाँ पे समुद्री डाकू इशारा करता है और बाहर से कुछ सैनिक आते हैं और अंदर आकर प्रिंस हैगिंग के गर्दन पे तलवार रख देते हो। और प्रिंस हैगिंग के गर्दन पे तलवार रखते ही राजकुमारी जो वान होती है वो चौंक जाती है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लगे रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए कमेंट करते रहो तो मैं कौन सा ड्रामा देखना है। याद रखना जिस ड्रामे को आप लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो उस ड्रामे को मैं एक्सप्लेन करने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ थोड़ी सी देरी हो जाती है, सॉरी।